मधुबाला एक ऐसी अदाकारा जिसकी अदा का कायल आज का दौर भी है। मुस्कुराहटों, खूबसूरती का पैगाम लिए एक ऐसी परी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली की जमीन पर आई जिसका वजूद राजकुमारी जैसा था, लेकिन हकीकत में उसका जन्म एक ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ जहां 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। जन्म पर न कोई जश्न न कोई खुशी। वो पल एक साधारण से घर में साधारण सी घटना की तरह था, लेकिन ये लड़की साधारण नहीं थी। अम्मी एवं अब्बा ने मुमताज़ नाम रख दिया। पूरा नाम था मुमताज़ बेगम जहां देहलवी। बचपन से ही मुमताज़ की हंसी फूल बिखेरती थी। 11 भाई बहन में मुमताज़ 5वीं संतान थी। बचपन बेहद सख्त और संघर्ष में व्यतीत हुआ। उसके बचपन में न राजा रानी की कहानी थी और न ही खिलौने एवं गुब्बारे। चॉकलेट, गुड़िया, गुड्डे तथा झूले, लोरियां उससे कोसों दूर थे। मुमताज़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो मुस्कुराहट का गहना पहनकर अवतरित हुई थी। मुमताज़ के लिए कहा जाता है, मोहब्बत जिसके दम से थी वो इस धरती की जन्नत थी। वो जब भी मुस्कुराती थी बहारें खिलखिलाती थी। मुमताज़ के पिता अताउल्लाह पेशावर की इंपीरियल टोबैको कंपनी में कार्य करते थे, लेकिन कंपनी बंद हो जाने पर दिल्ली आ गए और बेरोजगारी का ग्रहण परिवार को लग गया। मुसीबत की इस घड़ी में 4 भाई बहन अल्लाह को प्यारे हो गए। मुमताज़ की हंसी भी काफूर हो गई, मानो किसी की नज़र लग गई हो। इसी दौरान अताउल्लाह को एक फ़कीर की बात याद आई, जिसने एक बार मुमताज़ को देखकर यह कहा था कि यह लड़की बहुत नाम कमाएगी, इसके माथे पर नूर है। जाते जाते फ़कीर ने मुमताज़ के सर पर हाथ रखते हुए यह कहकर गया था कि तुझसे जल्द ही मिलूंगा बम्बई में। वर्तमान नाम मुंबई है। अताउल्लाह को लगा कि सच ही तो है, मुमताज़ तो कोहिनूर है। अताउल्लाह मुमताज़ को लेकर मुंबई के लिए निकल पड़ी ताकि वहाँ मुमताज़ को काम मिल जाए। मुमताज़ की मां आयशा बेगम को ये रास नहीं आया कि उसकी नाजुक सी बेटी पर परिवार चलाने का दायित्व दिया जाए। जब मुमताज़ को बॉम्बे जाने की बात पता चली तो वो तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे फिल्मों का शौक बचपन से ही था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपना बचपन दिल्ली में ही छोड़कर जा रही है। बॉम्बे पहुंचकर अताउल्लाह मुमताज़ को लेकर बॉम्बे टॉकीज़ पहुंचे। वहाँ उस जमाने की सफल अभिनेत्री मुमताज़ शांति की नज़र बच्ची मुमताज़ पर पड़ी। उन्होंने उसका नाम बड़े प्यार से पूछा। यही पल बच्ची मुमताज़ की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसे बसंत फिल्म में 100 रुपये महीने पर काम मिल गया। पिता अताउल्लाह का दिमाग तेज था। उन्होंने कहा, ये तो बच्ची के लिए है, इसके साथ मैं भी तो रहूँगा। तब उसे भी 50 रुपये मिलना तय हुआ। इस प्रकार 150 रुपये मिलना तय हुआ। ये उनकी किस्मत बदलने का दिन था। 9 वर्ष की उम्र में अदाकारी की शुरुआत मुमताज़ के सफल करियर की शुरुआत थी। बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस खूब प्रसिद्धि मिलने लगी थी। इसी दौरान मुमताज़ की मुलाकात उस दौर की मशहूर अदाकारा देविका रानी से हुई। देविका रानी मुमताज़ की सुंदरता और निश्चल हंसी पर फिदा हो गई और उसे अपने पास बुलाकर बोली, आज से तुम्हारा नाम मधुबाला होगा। यहीं से मुमताज़ मधुबाला के नाम से पहचानी जाने लगी। उनकी अदाकारी के चर्चे चारों तरफ होने लगे थे। 1947 में केदार शर्मा ने मधुबाला को नीलकमल में बतौर लीड एक्ट्रेस लेने का निर्णय लिया। हालांकि उस समय मधुबाला की 14 वर्ष की उम्र थी। कई लोगों का मानना था कि ये उम्र लीड रोल के लिए सही नहीं है। फिर भी मधुबाला ने नीलकमल में बतौर हीरोइन काम किया और उनके हीरो थे राज कपूर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल तो नहीं कर पाई, किंतु बतौर पहली फिल्म में मधुबाला की बहुत तारीफ हुई। परिवार का मुफलिसी का दौर समाप्त हो गया। कमाल अमरोही ने मधुबाला की खूबसूरत अदाकारी को एक नया आयाम दिया। कमाल अमरोही ने महल फिल्म में मधुबाला को हीरोइन बनाया, जबकि इस फिल्म में सुरैया को पहले से साइन किया जा चुका था। उनको हटाने का मतलब था 40,000 रुपये का डूबना। फिर भी कमाल अमरोही ने मधुबाला के साथ फिल्म बनाई। महल रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म का गाना आएगा आने वाला आएगा सबके दिमाग पर छा गया। कमाल अमरोही की भी बतौर डायरेक्टर यह पहली फिल्म थी। इसी फिल्म से लता मंगेशकर को भी नया आयाम मिला था। कमाल अमरोही से मधुबाला का प्यार खूब परवान चढ़ा, लेकिन मधुबाला की किस्मत ऊपर वाले ने न जाने किस हड़बड़ी में लिखी थी। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ था, लेकिन उनकी नज़र से देखें तो उनसे ज़्यादा दुखी और परेशान और कोई नहीं था। बचपन से ही काम में खुद को खपा देने वाली मधुबाला वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी। इसी दौर में उन्हें एक ऐसी बीमारी ने ऐसा घेरा कि उनका साथ अंत तक नहीं छोड़ा। प्रसिद्धि के इस दौर में उन्हें अपनी बीमारी को जाहिर करने का भी अधिकार नहीं था। उनके दिल में ही छेद हो गया था, जिसका पता एक सुबह खांसी आने पर मुंह से खून निकलने पर चला। लेकिन पिता की सख्त हिदायत थी कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मधुबाला ही उस घर की समृद्धि का स्रोत थी। फिल्मी दुनिया का चमकता सच यही है कि कितनों को भीतर ही भीतर मरना पड़ता है। बीमारी का पता चलते इंडस्ट्री बाहर का रास्ता दिखा देती है। इसलिए मधुबाला अपना दर्द चुपचाप सहती रही और चमकते संसार को मुस्कुराहटें देती रही। दर्द और मुस्कुराहटों की ये लुका छिपी 1954 में बहुत दिनों तक फिल्म की शूटिंग के दौरान खत्म हो गई। शूटिंग के दौरान ही मधुबाला को खून की उल्टी हुई, जिसकी खबर आग की तरह पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। हालांकि मधुबाला की बेहतरीन अदाकारी के आगे इस बात का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। अपने काम के प्रति उनकी लगन हर सवाल का जवाब था।
मधुबाला अपने कार्य में कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल थी, इसका किस्सा आपको बताते हैं। 1954 की बात है। मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय विराज बहू बनाने की योजना बना रहे थे। मधुबाला इसमें काम करना चाहती थी, लेकिन मधुबाला का मार्केट रेट बहुत हाई था। बिमल रॉय उनके प्राइस रेट को देखकर उन्हें इग्नोर कर दिया। उस समय की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कामिनी कौशल को साइन कर लिया। मधुबाला को जब ये पता चला तो वो 1 रुपये की साइनिंग अमाउंट पर उस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई। मधुबाला ने 12 वर्ष की आयु में फिल्म निर्माता मोहन सिन्हा से कार चलाना सीखा था। महज 36 साल की उम्र, जीवन के आखिरी 9 साल अपने घर में कैद होकर रहने की मजबूरी और केवल 66 फिल्में, लेकिन मधुबाला ने इन सबसे वो मुकाम हासिल कर लिया जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। जन्म से ही मधुबाला के दिल में छेद था और डॉक्टर्स के मुताबिक उस बीमारी में उन्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी। लेकिन मधुबाला के पिता ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेला हुआ था जहाँ उन्हें लगातार काम करना पड़ा था। दरअसल मधुबाला अपने माता पिता ही नहीं, 11 भाई बहन वाले परिवार में इकलौती आजीविका कमाने वाली थी। पिता इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम किया करते थे लाहौर में। वो नौकरी छूटी तो दिल्ली आए और फिर दिल्ली से मुंबई पहुंचे तो यही ध्यान था कि खूबसूरत मधुबाला को फिल्मों में काम मिल जाएगा। महज 6 साल की उम्र से ही मधुबाला ने माया नगरी में अपने कदम रख दिए थे। इस काम ने उन्हें इतना खपा दिया था, इसकी झलक 1957 में फिल्म फेयर की उस खास सीरीज में मिलती है जिसमें पत्रिका ने उस जमाने के सुपरस्टार से अपने बारे में कुछ लिखने को कहा था। नरगिस, मीना कुमारी, नूतन, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, किशोर कुमार, अशोक कुमार, सब ने इसमें अपने बारे में लिखा था। इस सीरीज में मधुबाला ने अपने बारे में कुछ लिखने से इनकार करते हुए माफ़ी मांगी थी। माफ़ीनामे में मधुबाला ने लिखा था, मैं खुद को खो चुकी हूँ, ऐसे में खुद के बारे में क्या लिखूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे उसके बारे में लिखने को कहा है जिसे मैं नहीं जानती। समय ने मुझे खुद से मिलने का वक्त ही नहीं दिया। जब मैं 5 साल की थी तो किसी ने मेरे बारे में पूछा नहीं और मैं इस भूल भुलैया में आ गई। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे पहली सीख यही दी कि आपको अपने बारे में सब कुछ भूलना होता है, सब कुछ खुद को भी, तभी आप एक्ट कर पाते हैं। ऐसे में मैं खुद के बारे में क्या लिखूं। मधुबाला के फिल्मी जीवन पर खतीजा अकबर ने आई वांट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला लिखी है। इस पुस्तक से गुजरने के दौरान पता चलता है कि मधुबाला की खूबसूरती ने उनके अभिनय के प्रति अनुशासन और सीखने की लगन को कभी कम नहीं होने दिया। मधुबाला उस दौर में फिल्मी दुनिया की इकलौती कलाकार थी जो समय से पहले सेट पर मौजूद होती थी। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से वो रात में शूटिंग नहीं किया करती थी और अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी भी आउटडोर शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद मधुबाला अपने समय की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार होती रही। मधुबाला और दिलीप कुमार को एक समय में भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे रोमांटिक जोड़ी माना जाता था। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान मधुबाला दिलीप कुमार के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। यह पहला और इकलौता मौका था जब दिलीप कुमार और मधुबाला एक साथ सार्वजनिक तौर पर साथ नजर आए थे। इस मौके को कवर करने वाले पत्रकार के राजदान ने बाद में लिखा था कि मधुबाला इससे ज़्यादा खुश पहले कभी नजर नहीं आई थी। रॉक्सी सिनेमा में हुए इस प्रीमियर में मधुबाला हमेशा दिलीप कुमार के साथ नजर आती रही। शम्मी कपूर ने इस बात का जिक्र भी किया है कि किस तरह से दिलीप कुमार केवल मधुबाला को देखने के लिए मुंबई से पूना तक कार चलाकर आया करते थे और दूर खड़े होकर मधुबाला को देखा करते थे। बहरहाल एक आम धारणा यह है कि मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी हो। इसको लेकर फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में काफ़ी कुछ छपता भी रहा है, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में इससे उलट बात कही है। उन्होंने लिखा है कि जैसा कि कहा जाता है, उसके उलट मधु और मेरी शादी के खिलाफ उनके पिता नहीं थे। उनके अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वे इस बात से बेहद खुश थे कि एक ही घर में 2 बड़े स्टार मौजूद होंगे। वो ये चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे के करियर में अंत तक साथ रहें और उनकी फिल्मों में डुएट गाते नजर आएं। फिर ऐसी क्या बात हुई जिसके चलते बॉलीवुड की सबसे मशहूर प्रेम कहानी शादी तक नहीं पहुंच पाई। दिलीप कुमार ने इसके बारे में लिखा है कि जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मेरी उनसे इस बारे में बातचीत हुई, जिससे मैंने उन दोनों से कहा था कि मेरे काम करने का अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूँ और उसमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो भी ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार के मुताबिक उनकी यही बात मधुबाला के पिता अयातुल्ला खान को पसंद नहीं आई। उन्होंने दिलीप कुमार को जिद्दी और अड़ियल मानना शुरू कर दिया। दिलीप के मुताबिक मधुबाला का रुझान हमेशा अपने पिता की तरफ रहा और वो कहती रही कि शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था। दिलीप शादी के लिए तैयार नहीं थे। 1956 में ढाके की मलमल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उन्होंने मधुबाला से कहा था, काजी इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे घर आज शादी कर लेते हैं। लेकिन उनकी बातों पर मधुबाला रोने लगी। दिलीप कुमार कहते हैं कि अगर आज तुम नहीं चली
तो मैं तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। दिलीप कुमार उसके बाद मधुबाला के पास नहीं लौटे, क्योंकि दोनों के बीच 1957 में ऐसा विवाद हो गया था जिसकी आंच ने मोहब्बत को ऐसमय खत्म कर दिया। 1957 में प्रदर्शित नया दौर फिल्म के लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साइन किया। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग पूना और भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता ने मधुबाला को भोपाल भेजने से इनकार कर दिया। तब तक B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म की काफ़ी शूटिंग कर चुके थे। पेशे से वकील रह चुके B.R. चोपड़ा मामले को कोर्ट में ले गए। इसी बीच उन्होंने मधुबाला की जगह वैजयंतीमाला को साइन कर लिया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार ने कोर्ट में कहा था कि वे मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और मरने तक मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपना बयान B.R. चोपड़ा के पक्ष में दिया था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में इसके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी ओर से सुलह की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था और पूरे मामले में B.R. चोपड़ा का पक्ष सही था। इसके बाद मधुबाला को यकीन हो गया कि दिलीप कुमार उनके पास कभी नहीं लौटेंगे। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर के किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया। किशोर पहले से मधुबाला के प्यार में गिरफ्त थे। ऐसे में उन्होंने शादी करने के प्रस्ताव को बिना देर के स्वीकार कर लिया और 27 साल की मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। उन दिनों मधुबाला अपनी जन्मजात बीमारी से परेशान थी। दरअसल मधुबाला को दिल की बीमारी थी। ऐसे में जब डॉक्टर से किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला अब ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगी, तो उन्होंने बिना देर के मधुबाला को मुंबई के कार्टर रोड में एक घर खरीद कर दे दिया था और उन्हें एक नर्स के साथ वहीं छोड़ दिया था। किशोर मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे और एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि उन्होंने मधुबाला का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। सही कहते हैं, प्यार करना आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया था, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उन्होंने मुँह मोड़ लिया था। मधुबाला की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना हो तो 1990 में एक फिल्मी पत्रिका मूवी की बॉलीवुड के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की लोकप्रियता वाले सर्वेक्षण को देखिए। उसमें 58% लोगों ने वोट के साथ मधुबाला नंबर 1 पर रही थी। उसके आसपास कोई दूसरा नहीं पहुंच पाया था। इसमें नरगिस 13% वोटों के साथ दूसरे पायदान पर रही थी। शौक और अल्हड़ अंदाज के साथ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मधुबाला को गुजरे 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उन्हें जिस शिद्दत से याद करते हैं उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मधुबाला के साथ ही अपने डेब्यू करने वाले राज कपूर ने मधुबाला के बारे में एक बार कहा था, लगता है कि ईश्वर ने खुद अपने हाथों से संगमरमर से उन्हें तराशा है। पेंगुइन इंडिया से प्रकाशित और भाईचंद पटेल की संपादित बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में राज कपूर का ये बयान दर्ज है। इसी पुस्तक के मुताबिक शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपनी फिल्मी जगत में काम करने के दिनों को याद करते हुए कहा था, जब एक दिन उन्होंने शूटिंग करते हुए मधुबाला को देखा तो उन्हें लगा कि उनका दिन बन गया। शम्मी कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में एक पूरा चैप्टर मधुबाला को समर्पित किया है। इसका शीर्षक है फेल मैडली इन लव विद मधुबाला। शम्मी कपूर इसमें कहते हैं, मैं ये जानता था कि मधु किसी और के प्यार में है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी। शम्मी कपूर ने 2011 में प्रकाशित इस आत्मकथा में कहा था कि 6 दशक बाद आज भी जब वो कभी मधुबाला के बारे में सोचते हैं तो उनके दिल की धड़कन मानो थम जाती है। मधुबाला की खूबसूरती का यह आलम था कि शम्मी कपूर अपनी डेब्यू फिल्म रेल का डब्बा फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखते ही डायलॉग भूल जाया करते थे। 1958-59 में मधुबाला के आसिफ की फिल्म मुगले आजम की शूटिंग में व्यस्त थी। मधुबाला की तबीयत काफ़ी खराब रहा करती थी। मधुबाला वैसे तो घर में उबले पानी के सिवाय कुछ नहीं पीती थी, लेकिन उन्हें जैसलमेर के रेगिस्तान में कुएं और पोखरे का गंदा पानी तक पीना पड़ता था। अनारकली के किरदार के लिए मधुबाला के शरीर पर असली लोहे की जंजीर भी ला दी गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की और फिल्म की शूटिंग जारी रखी। मधुबाला का मानना था कि अनारकली के किरदार को निभाने का मौका बार बार नहीं मिलता। मधुबाला के न सिर्फ दिल में ही छेद था, बल्कि फेफड़ों में भी परेशानी थी। इसके अलावा उन्हें एक गंभीर बीमारी थी जिसमें उनके शरीर में अनावश्यक मात्रा से ज़्यादा खून बनने लगता था और ये खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आता था। ये खून तब तक निकलता रहता था जब तक कि उसे शरीर से बाहर ना निकाल दिया जाए। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मधुबाला का सांस लेना दुभर हो गया और हर 4 घंटे में उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। इलाज के लिए मधुबाला जब लंदन पहुंची तो डॉक्टर्स ने यह कहकर सर्जरी करने से इनकार कर दिया कि उनके जीवन के मात्र 1 वर्ष शेष है। लेकिन मजबूत इरादों वाली ये अदाकारा 9 वर्षों तक हिंदी सिनेमा के दर्शकों का मनोरंजन करती रही। एक वक्त पर जिस मधुबाला के करोड़ों दीवाने थे और जिसकी खूबसूरती के चर्चे विदेशों में भी थे, वही मधुबाला अपने आखिरी दिनों में सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गई थी। निर्देशक केदार शर्मा का कहना था कि शुरुआती समय से ही वो बेहद प्रोफेशनल थी।
वो एक मशीन की तरह बड़ी तत्परता से काम में लगी रहती थी, भले ही उन्हें खाना छोड़ना पड़े या तीसरी श्रेणी में सफ़र करना पड़े। मधुबाला हमेशा समय पर पहुंचती थी। इलाज के लिए जब वो लंदन पहुंची तो डॉक्टर्स ने यह कहकर सर्जरी करने से इनकार कर दिया था कि जीवन का मात्र 1 वर्ष शेष है। लेकिन मजबूत इरादों वाली ये अदाकारा 9 वर्षों तक हिंदी सिनेमा के दर्शकों का मनोरंजन करती रही। मधुबाला की आखिरी फिल्म चालाक अभिनेता राज कपूर के साथ अधूरी रह गई थी। मधुबाला की बढ़ती बीमारी के कारण फिल्म को बीच में ही रोक देना पड़ा, लेकिन उनकी हालत में कभी सुधार ही नहीं आया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इस अद्वितीय सुंदरी ने सिनेमा के लिए आखिरी बार श्रृंगार किया था। गंभीर रूप से बीमार रहने के बावजूद उन्होंने फर्ज और इश्क नामक फिल्म का निर्देशन करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म कभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच सकी और मधुबाला 36 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई।